स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केबीएस, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद से संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज से हम डेली एक प्रश्नोत्तरी देखा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रयोगवाद की समय सीमा है। प्रयोगवाद की समय सीमा हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 1942 से 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1944 से 1953, ऑप्शन नंबर सी 1943 से 1952, ऑप्शन नंबर डी है 1945 से 1955। हमें बताना है प्रयोगवाद की समय सीमा इसमें से क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1943 से 1952 ईस्वी। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? 1943 से 1952 ईस्वी। 1943 से 1952 ईस्वी ये प्रयोगवाद की समय सीमा निश्चित है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिटेन में न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किसने और कब किया? ब्रिटेन में एक आंदोलन चलाया गया था, किस नाम से? न्यू सिग्नेचर आंदोलन। तो ये किसने किया था इसका प्रवर्तन और कब किया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टीफेन ने 1932 में, नंबर 2 एम्पसन तथा लेहमैन ने 1935 में, नंबर 3 है आर्डेन ने 1933 में, ऑप्शन नंबर 4 है स्टीफेन, ऑर्डेन, एम्पसन तथा लेहमैन ने 1932 में। तो ये कब चलाया गया था और किसने चलाया, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है, ब्रिटेन में न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? स्टीफेन, आर्डेन, एम्पसन तथा लेहमैन ने। और कब किया था? 1932 में। तो ब्रिटेन में न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? स्टीफेन, आर्डेन, एम्पसन तथा लेहमैन ने 1932 में न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किया था। न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन का जो प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा था? तो हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन जो हुआ था वो ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव स्वरूप हुआ था। ब्रिटेन में जो आंदोलन चलाया गया था न्यू सिग्नेचर आंदोलन, इसी के प्रभाव स्वरूप किसका आगमन हुआ था? हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन हुआ था, इसी के प्रभाव स्वरूप क्या हुआ था? हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन। तो ब्रिटेन में न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव स्वरूप ही हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन हुआ। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? प्रयोगवाद पर, और इसी के प्रभाव स्वरूप प्रयोगवाद का आगमन हुआ हिंदी में। तो ब्रिटेन में न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन कब और किसने किया था? तो ब्रिटेन में न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन स्टीफेन, ऑर्डेन, एम्पसन तथा लेहमैन ने 1932 में किया था। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टीफेन, ऑर्डेन, एम्पसन तथा लेहमैन। और कब किया था? 1932 में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा हमें बतानी है। प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह परिभाषा किसने दी है? अज्ञे ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपत चंद्र गुप्त ने या केसरी कुमार ने? किसने दी है ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र। प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था? इसे शैलीगत विद्रोह कहा था। प्रयोगवाद को क्या कहा? शैलीगत विद्रोह। और इसे कैसे माना था? इसे माना था कि ये प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है।
तो अगर प्रश्न आता है कि प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने माना, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगर प्रश्न आता है कि प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना, प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना, तो भी ऑप्शन इसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स का रचनाकाल है। प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स का रचनाकाल हमें बताना है 1942 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1944 ईस्वी या 1946 ईस्वी। प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स का रचनाकाल हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946 ईस्वी। अगर प्रश्न आता है कि प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स के रचनाकार कौन है, अगर इसके रचनाकार पूछ लिए जाएं तब, रचनाकार, ये तो इसका रचनाकाल है, रचनाकार अगर आ जाए तो इसके रचनाकार कौन होंगे, रचनाकार होंगे इसके अज्ञेय। किसकी रचना है ये, अज्ञेय की रचना है। और कैसी रचना है, अगर इसकी विधा पूछ ली जाए, इसकी विधा क्या है, अगर इसकी विधा पूछ ली जाए तो इसकी विधा है ये काव्य रचना है। कैसी रचना है ये, इनकी काव्य रचना है। प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स का रचनाकाल क्या है, 1946 ईस्वी। प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स के रचनाकार कौन है, तो अज्ञेय हैं इसके रचनाकार। और प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स की विधा क्या है, ये किस विधा में लिखी गई, तो ये एक काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1946 ईस्वी। प्रिज्म डेज एंड अदर पोएम्स का रचनाकाल क्या है, 1946 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। हमें बताना है प्रयोगवाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। भाषा का स्वच्छंद रूप, अंतर्द्वंद्वों का चित्रण, लोकहित की उपेक्षा या महामानव की प्रतिष्ठा। इसमें से कौन सी प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, ये हमें बतानी है। तो देखिए भाषा का स्वच्छंद रूप है प्रयोगवाद की विशेषता, प्रयोगवाद में भाषा का स्वच्छंद रूप लिया गया है। अंतर्द्वंद्वों का चित्रण भी है इसमें, ये तो सबसे ज्यादा हुआ है प्रयोगवाद में अंतर्द्वंद्वों का चित्रण। लोकहित की उपेक्षा भी इसमें की गई है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, महामानव की प्रतिष्ठा, ये प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। अगर प्रश्न आता है कि महामानव की प्रतिष्ठा किसकी विशेषता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। अगर प्रश्न इस तरह से आता है तब हम इसका आंसर क्या करेंगे, तो महामानव की प्रतिष्ठा किसकी विशेषता है, ये छायावाद की विशेषता है। किसकी विशेषता है ये, छायावाद की विशेषता है ये। अगर प्रश्न आता है छायावाद में किसकी प्रतिष्ठा की गई है, तो महामानव की प्रतिष्ठा की गई है। छायावाद में महामानव को प्रतिष्ठित किया गया है। तो निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है महामानव की प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महामानव की प्रतिष्ठा। और प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या क्या है, भाषा का स्वच्छंद रूप, अंतर्द्वंद्वों का चित्रण और लोकहित की इसमें उपेक्षा की गई है, ये प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं सभी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, इन पंक्तियों का रचनाकार हमें बताना है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर, ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध। हमें बताना है इसमें से किसकी ये पंक्तियां हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये शमशेर बहादुर की पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है चकमक की चिंगारियां के रचनाकार हैं। रचना है चकमक की चिंगारियां, इसके रचनाकार हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर माचवे,
ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण। हमें बताना है कि चकमक की चिंगारियां की रचना किसने की है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध। चकमक की चिंगारियां किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगर आए चकमक की चिंगारियां कविता के लेखक कौन है, तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ये क्या है चकमक की चिंगारियां? ये कविता है इनकी। इसका अगर विधा इसकी पूछी जाए तो ये क्या है? कविता है। और इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर प्रश्न आता है कि चकमक की चिंगारियां जो कविता है वो किसमें संग्रहित है, तो इनका एक क्या है? काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा है। किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है और ये क्या है? काव्य संग्रह है इनका। क्या है ये? काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा क्या है? ये इनका काव्य संग्रह है। और चांद का मुंह टेढ़ा में कुल कितनी रचनाएं हैं? कुल कितनी कविताएं हैं इसमें? तो इसमें 28 कविताएं संकलित हैं। कितनी कविताएं हैं इसमें? 28 कविताएं संकलित हैं। तो अगर प्रश्न आए कि चकमक की चिंगारियां के रचनाकार कौन है, तो कौन है? मुक्तिबोध। चकमक की चिंगारियों की विधा क्या है? अगर प्रश्न आए कि चकमक की चिंगारियों की विधा क्या है, तो ये एक कविता है। अगर प्रश्न आता है कि चकमक की चिंगारियां कविता किसमें संकलित है, तो किसमें संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा। और ये क्या है? काव्य संग्रह। तो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। कौन सी कविता? चकमक की चिंगारियां। अगर प्रश्न आता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं, तो कितनी कविताएं संकलित हैं? इसमें 28 कविताएं संकलित हैं। ये आप याद रखेंगे, एक ही प्रश्न से आपके 3-4 प्रश्न ये बन जाते हैं। अगर एक प्रश्न और यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह, ये क्या है? काव्य संग्रह। तो इसका जो रचना काल है वो क्या है? तो इसका रचना काल है 1964 ईस्वी। और ये किसका रचना काल है? ये रचना काल है चांद का मुंह टेढ़ा, इसका रचना काल है। तो अगर प्रश्न आता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है का रचना काल क्या है? 1964 ईस्वी। चांद का मुंह टेढ़ा की विधा क्या है? तो ये एक काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं? 28 कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चकमक की चिंगारियां कविता किसमें संकलित है? तो ये चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध। चकमक की चिंगारियां कविता के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है शब्दिता 1997 किसका निबंध संग्रह है? हमें बताना है शब्दिता। और शब्दिता का रचनाकाल क्या? 1997 ईस्वी। और ये पूछा गया कि क्या है? निबंध संग्रह। किसका निबंध संग्रह हमें बताना है। शब्दिता 1997 किसका निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह या सुदामा पांडे धूमिल। शब्दिता 1997 किसका निबंध संग्रह है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। शब्दिता 1997 किसका निबंध संग्रह है? ये धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। इसकी विधा क्या है? शब्दिता की निबंध संग्रह है ये। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है सनोवर के फूल 1962 के रचनाकार हैं। सनोवर के फूल 1962 के रचनाकार हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये हमें बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। सनोवर के फूल 1962 के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेश मेहता।
सनोवर के फूल 1962 के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। अगर आ जाए कि सनोवर के फूल, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा क्या है? ये एकांकी संग्रह है। सनोवर के फूल क्या है? एकांकी संग्रह। इसमें इनकी एकांकी संकलित हैं, किसकी? नरेश मेहता की। तो ये एक एकांकी संग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। तो सनोवर के फूल का रचना काल क्या? 1962 ईस्वी। सनोवर के फूल के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। सनोवर के फूल की विधा क्या है? एकांकी संग्रह है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? देखिए, एक पुरस्कार से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है हिंदी के किसी भी एग्जाम में। एक प्रश्न प्रायः किसी पुरस्कार से पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस रचनाकार को मिला है। तो प्रश्न नंबर 10 है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2005 में। और किसके लिए सम्मानित किया गया? ये संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए मिला था इन्हें? संपूर्ण साहित्य। संपूर्ण साहित्य के लिए। तो कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 प्रश्न आज हमने देखे। आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।